Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे रिक्यूरेंट या परसिस्टेंट वॉमिटिंग के बारे में। ठीक है, वॉमिटिंग जैसे कि एक कॉमन और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। ठीक है, और अगर परसिस्टेंट हो तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है और इसको जो है वो मतलब इसको फाइंड आउट किया जाता है इसकी कॉज को। ठीक है, इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं वॉमिटिंग की, जैसा कि अगर हम लोग देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट गैस्ट्रिक सर्जरी, एक्लेजिया, फूड एलर्जी हो जाए, कोई साइकोजेनिक प्रॉब्लम हो जाए, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो रेस हो जाए या क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, तो उस केस में भी जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है। अगर हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलियर की बात करें, इसमें क्या होता है कि इसमें इरिवर्सिबल डेट्यूरेशन हो जाती है रेनल फंक्शन में। ठीक है, डिजीज़ जो कि ये कॉज करती हैं क्रोनिक रेनियल फेलियर, ठीक है, ये यूजुअली प्रोग्रेसिव होती हैं, लेकिन जिसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो वेरिएबल होता है और ये स्लो डाउन हो जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट से। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या होता है कि रेनल्स जो है रेनल डिजीज़ की जो है वो एंड स्टेज होती है, जिसका मतलब यह है कि पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता विदाउट रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब डायलिसिस। उसके बाद इसमें आ जाता है कि यूरेमिया, इसमें एक क्लिनिकल और लेबोरेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होता है कि डिसफंक्शन हो जाता है ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स का। ठीक है, और इसके रिजल्ट में जो है वो मतलब कि एक एक्यूट रेनल फेलियर जो है वो हो जाता है। कॉजेज़ की अगर हम लोग इसकी कॉजेज़ की बात करें कि क्रोनिक रेनल फेलियर में, तो इसमें जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी आ जाता है, ड्रग्स आ जाती हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस आ जाता है। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा आ जाता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आ जाती है और हाइपरकैल्सीमिया आ जाता है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग आ जाता है। ठीक है, फटीगेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को जो है वो पॉलीयूरिया होता है, मोस्टली जो है वो नाइट टाइम। और उसके बाद इसमें जो है वो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है ओलिगोयूरिया और पफी फेस के साथ। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करता है ब्रेथलेसनेस की। ठीक है, इसमें प्लूराइटिस जो है वो कॉमन है। ठीक है, पेशेंट में जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वेरियस साइड्स में। ठीक है, अब नॉर्मल हेमोस्टेसिस की वजह से पेशेंट जो है वो ड्राउजी रेस्टलेसनेस कंडीशन में होता है, फिट्स वगैरह उसको पड़ते हैं। उसके अलावा पेशेंट इसमें जो है वो हाइपरटेंसिव या डायबिटिक भी आ सकता है। उसके अलावा हिस्ट्री आ सकती है रेनल कॉले की, बर्निंग मिक्सचरेशन की या फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन की। साइंस की बात करें तो इसमें पेशेंट जो है वो पेल होता है, फेस उसका पफी होता है, यूरिमिक स्मेल होती है, फ्लैपिंग ट्रेमर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है, जुगुलर वेनस प्रेशर हाई होता है, मसल वेस्टिंग और उसके बाद पेरिकार्डियल रब जो है वो ऑडिबल हो जाता है, रेनल मेसेज जो है वो पल्पेबल फील होती हैं एब्डोमेन में। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो हीमोग्लोबिन इसमें लो होता है, अनीमिया जो है वो नॉर्मोक्रोमिक होता है, नॉर्मोसिटिक होता है, यूरिन जो है वो प्रोटीन यूरिया आरबीसी प्लस सेल्स वगैरह शो करता है, ब्लड यूरिया चेक करते हैं। ठीक है, सीरम क्रिएटिनाइन रेज हो जाता है, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस रिड्यूस हो जाती है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो नॉर्मल रहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तक वो जो है वो लेस हो जाता है। ठीक है, 10 से कम हो जाता है। ठीक है, देन हाइपरक्लीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है, कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, फॉस्फेट अल्कलाइन जो है ये फॉस्फेट और अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है ये रेस हो जाते हैं, यूरिक एसिड रेस हो जाता है। उसके बाद इसके अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसमें रेनल साइज और कॉर्टिकल थिकनेस को मेजर किया जाता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस शो होती है, एक्सरे प्लेन अब्डोमेन करवाया जाता है जो कि उसके जो रेनल स्टोन्स हैं उनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एनीमिया को रेनल फेलियर में, सबसे पहले तो ये है कि एरिथ्रोपोयोसिस डिक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से उसका जो है वो सिंथेसिस जो एरिथ्रोपोइटिन की है वो डिमिनिश हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डिजीज़ किडनी डिजीज़ की वजह से हीमोलाइसिस देखा जाए तो लाइफ स्पैन जो आरबीसीज का वो कम हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी जो है वो पुअर इनटेक की वजह से या इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हो आयरन की। उसके अलावा जो ब्लड लॉस है वो उसकी जो है वो ब्लड लॉस हो जाता है ब्लीडिंग टेंडेंसी के बढ़ने की वजह से। ठीक है, अगर हम लोग इसके फैक्टर्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, एंड स्टेज रेनल डिजीज़ की, इसमें वॉमिटिंग आ जाता है, हाई कफ आ जाता है, प्लूराइटिस आ जाता है, यूरिनिक स्मेल आ जाती है, फ्लैपिंग ट्रेमर आ जाता है, पेरिकार्डियल रब आ जाता है, फिट्स आ जाते हैं, ड्राउजीनेस आ जाता है, कोमा आ जाता है और हाइपोटेंशन आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी सेकेंड वॉमिटिंग की काज की बात जिसमें आ जाता है रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजेंस जिसमें ट्यूमर, एब्सेस, हीमाटोमा आ जाता है, ये इसकी यूजुअल कॉसेज हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो एक्यूटली भी होता है और ट्रांसेंटली जो है वो एलिवेट भी हो जाता है स्ट्रोक्स और मेनिंजाइटिस में।
हम लोग इसकी सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक जो है ये प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठीक है। लेफ़्ट ओवर इसको जो है वो क्रेनियम में फेल्ट मतलब महसूस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तब कब इंक्रीज़ होता है जब स्टेनिंग या बेंडिंग या कफिंग वगैरह की जाती है और ये वर्स हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में। वॉमिटिंग यूजली जो है वो सडनली भी हो सकती है, ठीक है, विदाउट नॉजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो जाती है वॉमिटिंग सेंटर की मेडोला में, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एपिलेप्सी के साथ, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ या अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस के साथ। साइंस की बात करें तो इसमें फीचर्स आ जाते हैं, कशिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, पेपिलोएडिमा कॉमन है, कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट जो है उसको न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाता है किसी भी अंडरलाइंग लेजन की वजह से, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्सरे स्कल करवाएंगे, ठीक है। वो शो करेगा इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, उसके अलावा पिट्यूटरी फोसा जो है वो लार्ज हो जाता है, सीटी स्कैन एमआरआई जो है वो करवाई जाती है। उसके बाद इसकी वॉमिटिंग की कॉज की बात करते हैं, लेब्रिंथी डिसऑर्डर्स आ जाता है जिसकी कॉजेस में जो है वो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस आ जाता है, एक्यूस्टिक न्यूरोमा आ जाता है, मेनार्स डिजीज़ आ जाती है, हेड इंजरी आ जाती है, ड्रग्स आ जाते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्विनाइन, सैलिसैलेट आ जाता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो वॉमिटिंग जो है वो एसोसिएटेड है वर्टिको के साथ, डिजीनेस के साथ, जो कि जनरली प्रेसिपिटेट होती है पोस्चर के चेंज होने की वजह से। टेनाइटिस डेफनेस उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइंस की बात करें तो उसमें डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग आ जाता है जो कि इन्वोक्ड होता है हेड मूवमेंट के साथ। पोजिशनल निस्टैग्मस जो है वो प्रेजेंट होता है, पेशेंट जो है वो मतलब उसको डेफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है अगर हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो आ जाता है कैलोरिक टेस्ट किया जाता है जो कि शो करता है इम्पेयर्ड वेस्टिबुलर फंक्शन को। उसके बाद इसकी कॉज में जो है वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर और कार्सिनोमा स्टमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर के केस में पाइलोरिक कैनाल में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एडीमा, स्पैम और फाइब्रोसिस की वजह से। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हिस्ट्री ली जाती है परसिस्टेंट वॉमिटिंग की, वोमाइटस जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है और इसमें जो है वो वॉमिटिंग जो है वो मतलब जब पेशेंट करता है तो तब वो जो है वो रिलीफ फील करता है पेशेंट का। इसमें जो है वो वेट लॉस भी होता है, ठीक है। पास हिस्ट्रीज में ली जाती है ड्यूडिनल अल्सर की जो कि वो प्रेजेंट होता है। साइंस बात की जाए तो पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स विजिबल होती हैं, सक्सेशन स्प्लैश जो है वो डेमोन्स्ट्रेबल होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में मॉर्निंग एस्पायरेट करवाया जाता है, बारियम मील करवाया जाता है, एंडोस्कोपी करवाई जाती है, ठीक है, जो शो करती है नरिंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसमें पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है रिकरेंट एपिसोड्स के साथ, पेन होती है, डिस्टेंशन होती है, ब्राह्मण की वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेरिस्टाल्सिस जो है वो विजिबल होती है, स्टेप लैडर पैटर्न में बाउल साउंड्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्लान एक्सरे एब्डोमेन करवाया जाता है। प्रेगनेंसी की बात की तो इसमें हिस्ट्री आ जाती है एमेनोरिया की, वॉमिटिंग मोस्टली जो है मॉर्निंग में होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है इस डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद पोस्ट गैस्ट्रिक सर्जरी में क्या था कि पेशेंट जो है वो इसमें वॉमिटिंग होती है आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी, ठीक है। डायग्नोसिस की जाती है, हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। एग्लेजिया आ जाता है, डिस्फेजिया इसका जो है वो मेन सिम्टम है, ठीक है। समटाइम पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है रिकरेंट वॉमिटिंग के साथ। उसके बाद इसमें जो है वो फूड एलर्जी आ जाता है, वॉमिटिंग जो है वो एसोसिएटेड है पर्टिकुलर फूड के साथ, ठीक है। हिस्ट्री ली जाती है एलर्जिक डिसऑर्डर्स की जिसमें रेनाइटिस आ जाता है, अस्थमा आ सकता है, अर्टिकेरिया आ जाता है जो कि इसमें वो प्रेजेंट होता है। साइकोजेनिक वॉमिटिंग की बात करें तो हिस्ट्री आ जाती है इसमें प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग की विदाउट द वेट लॉस, हिस्ट्री ली जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन इसमें नॉर्मल होती है, इसकी जो है वो डायग्नोसिस वगैरह की जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी आ जाते हैं। रेनल फेलियर में क्या होता है कि फॉस्फेट एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, सीरम लेवल उसमें राइज कर जाता है, ये बाइंड हो जाता है कैल्शियम के साथ और जिसके रिजल्ट में जो है वो हाइपोकैल्सीमिया आ जाता है। रेनल कन्वर्जन हो जाती है विटामिन डी की उसकी एक्टिव फॉर्म में जिसको डाई हाइड्रोकॉलोम कैल्सीफिरोल कहा जाता है, ये इम्पेयर्ड हो जाता है रेनल फेलियर में, ठीक है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो गट से वो कम हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया आ जाता है। हाइपोकैल्सीमिया स्टिमुलेट करता है पैराथो हार्मोन को, ठीक है, और सिक्रेशन करता है जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी जो है वो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोन चेंजेस आ जाती हैं ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी में जिसमें ऑस्टोमिलेशिया आ जाता है, ठीक है। ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका आ जाता है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस आ जाता है। अगर हम लोग इसकी कॉजेज़ की बात करें रेनल फेलियर की जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की वजह से हो जाती हैं तो उसमें रेनल स्टोन्स आ जाते हैं, ट्यूमर्स आ जाते हैं, प्रोस्टेटिक इलाजमेंट आ जाती है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। कॉजेज़ की बात की जाए अगर हाइपरकैल्सीमिया की तो उसमें बोन मेटास्टेसिस आ जाता है, मल्टीपल माइलोमा आ जाता है,
ओवरडोज आ जाता है, विटामिन डी की हाइपरथायराइडिज्म आ जाता है, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म आ जाता है। ठीक है, अगर कॉजेस की बात करें पल्पेबल किडनी की तो इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस, रिनल सेल कार्सिनोमा, पॉलीसिस्टिक किडनीज आ जाती हैं। इसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी आ जाता है जो कि एक लीडिंग कॉज है क्रोनिक रिनल फेलियर की। ठीक है, डायबिटिक रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है इसमें मतलब इंक्रीज होती है। ठीक है, माइक्रोएल्ब्यूमिनीरिया जो है ये एक अर्ली मैनिफेस्टेशन है। इसमें यह है कि 30 से 300 मिलीग्राम जो एल्ब्यूमिन 24 आवर्स में जो है वो कलेक्शन की जाती है इसकी जो है यूरिन की। ठीक है, और ये अगर तो ये प्रोग्रेस करे, ठीक है, तो इसमें जो है वो प्रोटीन यूरिया और जो है वो इसमें देखा जाता है क्रोनिक रेनल फेलियर को। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है हम लोग इसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करेंगे, देन हम लोग जो है इसको कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अगर हम लोग फीचर्स वगैरह की बात करें, इसमें अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, ठीक है, तो इसमें जो है वो 8th नर्व का जो है वो ट्यूमर, इसके क्लिनिकल फीचर्स में यूनिलैटरल सेंसोरी न्यूरल डेफनेस आ जाता है, वर्टिगो वॉमिटिंग आ जाती है, निस्टैग्मस आ जाता है। ठीक है, साइंस आ जाते हैं 5th और 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी के, सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है वो इफेक्ट होती है। इसमें साइंस देखे जाते हैं पिरामिडल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट के, एक्सरे स्कल इसमें करवाया जाता है, और उसके साथ साथ जो है वो सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है। ओके सर, थैंक यू।